पिछले साल एलन फ्रेंचाइज की गई इन रोम लीज नाम की एक शानदार फिल्म आई थी। उसी तरह इस साल प्रेडे फ्रेंचाइज की गई और रिलीज हुई एकमात्र फिल्म है बैटलिन्स। मुझे इस फिल्म से इतनी उम्मीद नहीं थी। मैं सोच रहा था कि यह एक सामान्य हॉलीवुड फिल्म की तरह ही होगी, लेकिन इस बार निर्देशक ने फिर से साबित कर दिया कि वह अलग हैं, जैसा कि उन्होंने प्रे नाम की फिल्म में किया था। उसके बाद जो फिल्म रिलीज हुई वह यही है। उससे पहले किलर ऑफ किलर नाम की एक एनिमेटेड मूवी थी, एक एंथोलॉजी मूवी जो हॉटस्टार पे इसी साल रिलीज हुई थी। उसके बारे में भी मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ी हिट होने वाली है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त होगी ये मैंने नहीं सोचा था। ये एक बहुत ही सिंपल एडवेंचर स्टोरी है। अब अगर एलियन इन रोम एक ज़बरदस्त थ्रिलर थी, तो ये पूरी तरह से एक एडवेंचर फ़िल्म है। काफ़ी समय बाद इतनी अच्छी एडवेंचर फ़िल्म देखना बहुत ही रिफ्रेशिंग था, इसलिए थिएटर में देखने का भी अलग ही मज़ा। सबसे पहले ये प्रीडेटर फ्रेंचाइज़ी की एक फ़िल्म है। इससे पहले जो बाकी फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं, उन्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक किरदार के बारे में पता हो या आपने बस पुरानी अर्नोल्ड की प्रीडेटर फ़िल्म देखी हो, तो भी आप इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि यह एक स्टैंड अलोन मूवी की तरह ही महसूस होती है। इसकी शुरुआत और अंत भी वैसे ही है। इन क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट में भी बस इन्हीं बातों का जिक्र है। यानी यह फिल्म सिर्फ अपनी कहानी के इर्द-गिर्द ही घूमती है, बाकी किसी भी चीज़ में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती। हालाँकि इसमें ईस्टर एग्स ज़रूर हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, इस फ्रेंचाइज़ी को पूरी तरह से फ़ॉलो करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बस उस एक किरदार को जानना काफ़ी है। अब आपको किसी भी तरह की तैयारी की ज़रूरत नहीं है, आप आँख बंद करके फ़िल्म देखने जा सकते हैं। 100% गारंटी है कि यह एक अच्छा एंटरटेनर होगा, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई कमर्शियल भारतीय या तमिल फ़िल्म देख रहा हूँ। उतना ही एलिवेशन सीन दिया गया है, एकदम पक्का मास किरदार है और उसी किरदार की एंट्री ही पूरी फ़िल्म में इस तरह दिखाई गई है। बेसिकली अगर फ़िल्म की कहानी की बात करें तो अब तक हमने ऐसा नहीं देखा है कि प्रीडेटर्स सभी पृथ्वी पर आकर यहाँ इन्वेड करेंगे और वही सब इसमें दिखाया गया है। लेकिन इनका खुद का कोई वर्ल्ड है या नहीं, वह सब हमें देखने को नहीं मिलता, हमने देखा भी नहीं है। वे अपने वर्ल्ड में जाकर वहाँ के किरदार एडवेंचर के लिए एक मिशन पर निकलते हैं। फिर वे एक और ग्रह गन पर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक चीज़ रिज़र्व करके लानी होती है। यही उन बुजुर्गों का मिशन है, इसी के लिए वे जाते हैं और आगे जो होता है वही फ़िल्म का मुख्य हिस्सा है। जैसा मैंने कहा, इनके बारे में या इनकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। यानी इन प्रीडेटर्स की जीवन शैली या ऐसे किसी भी चीज़ को नहीं दिखाया गया है, और यही बात इसे बेहद नया बनाती है। उस एक दुनिया को देखना और उनकी उस ट्रेनिंग को देखना भी बहुत दिलचस्प है, लेकिन जब हम उसे देखकर सेट हो जाते हैं, तो आज के समय में कहानी अगले पड़ाव पर चली जाती है। जैसा कि मैंने कहा, वे एक नई अलग दुनिया में जाते हैं और वहीं से आगे एडवेंचर की कहानी शुरू होती है, और वह कैसे होता है, वह इस तरह है। जब हम पहली बार अवतार जैसी फ़िल्में देखते हैं, तो हमें जो एसएससी संवेदना फीलिंग मिलती है, वह हमें दूसरी फ़िल्म में भी मिलती है। यानी जब हम ऑन ऑर्डर करके अवतार देखते हैं या जब वे हमें वह पेंडोरा ग्रह दिखाते हैं, तो शुरुआत में जो एक ख़ास फीलिंग मिलती है उस ग्रह का इकोसिस्टम, वहाँ की ट्रेनिंग और वहाँ पानी में जाना वगैरह, या फिर वे उनका आसमान, दिन और रात सब कुछ बहुत ही अद्भुत होता है और हम उसे बड़े आश्चर्य के साथ देखते हैं। वो एक अलग ही अनुभव होता है। उसी के बीच वहाँ जो कुछ भी होता है, बहुत सारे एडवेंचर्स भी होते हैं और उस तरह से आगे बढ़ता हुआ वो एक नई दुनिया है। वहाँ वे बहुत ही क्रिएटिव चीज़ें करते हैं। वहाँ के हथियार, वहाँ के जीव-जंतु और यहाँ तक कि अगर हमारे पास घास होती है, तो वहाँ उसे काटने के लिए भी अलग तरीका होता है। वहाँ की घास भी ऐसे कटती है या फिर वहाँ के जीव-जंतु भी वैसे ही होते हैं। सब कुछ ऐसा है कि हमारे जैसे लोग वहाँ एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसे एक जगह पर वहाँ के सबसे बड़े जीव को कोई एक व्यक्ति पकड़ कर लाना है। यही इस कहानी का सबसे असंभव सा मिशन है। जब यह किरदार उस मिशन को पूरा करता है, तो वही इस फ़िल्म का मुख्य आकर्षण बन जाता है। वह पूरा इकोसिस्टम ही बहुत ज़बरदस्त था। नहीं, वह बहुत एंगेजिंग तरीके से किया गया है। हमें पता है कि इसे इस तरह से दिखाकर उस इकोसिस्टम का इस्तेमाल आगे फ़िल्म में ज़रूर होगा। वह उस समय प्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी उसकी वर्ल्ड डिज़ाइन और वर्ल्ड बिल्डिंग की वजह से हमें अब तक ना दिखाए गए चीज़ों को बहुत नेचुरल तरीके से दिखाया गया है। इसलिए जब मैं ये देख रहा था, मुझे लगा कि इसमें और भी कितना प्रोग्रेस किया जा सकता है। इसी वर्ल्ड में ही लैबोरेटरी को इस तरह आगे ले जाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने इसमें एक और चीज़ मिलाई है। जैसे हमारे डायरेक्टर की तरह बैठी हुई एलियन फ्रेंचाइज़ीज़ को हम जानते हैं। स्पेस में प्रीडेटर की फ़िल्में पहले से ही हैं। इन दोनों के कनेक्शंस पहले की फ़िल्मों में दिखाए गए हैं। लेकिन अब जो टाइमलाइन चल रही है, उसी में, उसी फ़्लो में एलियन फ्रेंचाइज़ के कुछ कैरेक्टर्स को इस तरह से लाया गया है कि वे प्रॉपर्टी में फिट हो जाएँ, लेकिन वो जिनोमॉर्फ नहीं है। हमारा जो एलियन क्रीचर है, वो नहीं है इस फ़िल्म में, उसकी उम्मीद मत करना। लेकिन वहाँ की जो कॉर्पोरेशन है, वहाँ के जो कैरेक्टर्स हैं, वे सब इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। वहाँ से एक हाइब्रिड, अगर आपने एलियन सीरीज़ देखी है, तो उसमें कुछ खास 2-3 कैटेगरी की स्पेशीज़ दिखाई गई हैं, सिर्फ़ इंसानों के अलावा भी। ऐसे ही कई 123 लेवल के टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ हमें दिखाए गए थे। उन सब की भी इनकॉर्पोरेशन इसमें देखने को मिलेगी, तो वे भी आ रहे हैं, उन्हें भी इनकॉर्पोरेट किया गया है और ये सब कुछ पैरेलल तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा,
ऐसा नहीं है कि इसे ज़बरदस्ती फ्रेंचाइज़ बनाना है या एक यूनिवर्स में फिट करना है, ऐसा कोई जोड़-तोड़ नहीं है। सब कुछ प्रॉपर तरीके से ब्लेंड किया गया है। इस फ़िल्म की सबसे बड़ी पॉज़िटिव बात या कहें सबसे इसमें मुझे कोई नेगेटिव बात कहने के लिए नहीं मिली। ये सीधा सपाट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहीं और नहीं जा रहा। यही है कहने के लिए आई हुई कहानी, यही इस एक किरदार का मिशन है, सिर्फ़ उसी का है। ये एक 12.75 उत्तर की ओर की पहाड़ी काफ़ी एंगेजिंग है। इसमें कहीं भी कोई लैग, कोई ड्रॉप या कुछ भी नहीं है। हम अभी इस 11 में हैं, कभी-कभी ये एक नेट भी हो सकता है। अब ये सारे किरदार सामने हैं, तो उसमें कंसंट्रेशन आ जाता है। यहाँ-वहाँ ये टाइम किलर है। जब हम सोचते हैं तो ये कोई टाइम किलर नहीं है, वे 1 या 2 मिनट ही लेते हैं। उस समय में वे अपनी कहानी कहकर आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक्शन है, बिल्कुल सीधा सपाट एक्शन सीक्वेंस में जो कूद है वो मेरी 11 की तरह है। ये एक एडवेंचर एंटरटेनर है। मेरे लिए ये फ़िल्म बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव रही। कहने का कारण ये है कि हमारे पास ऐसी कई फ्रेंचाइज़ हैं जो हमें पसंद हैं अभी। जुरासिक फ्रेंचाइज़ भी, अनोप कोंडो फ्रेंचाइज़ भी और ये एलियन फ्रेंचाइज़ भी, ये सब हमारे लिए पहले की 3 ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें हम नॉस्टैल्जिया के तौर पर याद रखते हैं, उस समय एडवेंचर के नाम पर। कहने के लिए हमारे पास बस यही है, वो हमारे पास और कुछ नहीं है। किंग फ़िल्म या किंग कॉन्ग फ्रेंचाइज़ इस तरह की चीज़ें, हम मॉन्स्टर्स ऐसे एलियंस और इस तरह की कई स्पेशीज़ और क्रीचर्स की फ़िल्में देखकर ही बड़े हुए हैं। और पर्सनली मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस होती हैं। वीडियो वॉइड ही मिला है। हम जो फ़िल्में देखते आ रहे हैं, ऐसी फ़िल्में अब आती ही नहीं हैं। अगर आती भी हैं तो बहुत कम चीज़ें होती हैं। सिर्फ़ क्वालिटी के नाम पर बस पैसे कमाने के लिए प्रोडक्शन कंपनी कुछ भी जोड़कर बिना मतलब के रिलीज़ कर देती है। लोग सिर्फ़ पहले दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए आते हैं और बस कलेक्शन के लिए ही ये सब किया जाता है। इसमें कोई आत्मा नहीं होती। हमें कभी भी 11 जनवरी जैसा कुछ करने का मन नहीं होता। लेकिन मुझे यह एहसास इसी फ़िल्म से मिला। 11 पक्के एडवाइज़र हमने इस तरह की एडवेंचर या एडवाइज़र जैसी कैटेगरी को लगभग भूल ही गए थे। ऐसे समय में जब एक अच्छा प्रॉपर प्रेडर एडवेंचर मिल जाए, तो जो फ़ीलिंग आती है वही फ़ीलिंग मुझे इस फ़िल्म से मिली। अगर हम एलियन रूमलेस की बात करें, तो वह एक पक्का थ्रिलर था। वह कैसे होना चाहिए? वह हॉरर की एक कैटेगरी पार करने के बाद डराता है। असल में जैसा मैंने कहा, मैंने इसे एक क्रीचर एडवेंचर के रूप में देखा। वह एक पक्का हॉरर चीज़ है और एलियन रूमलेस उतनी ही शानदार तरह से दिखाया गया एक फ़िल्म है। उससे पहले हमारे रिलीज़ कोर्ट में 2 और फ़िल्में थीं और उसी का एक स्पिन ऑफ भी रिलीज़ हुआ था। इन्हीं फ़िल्मों में उन्होंने इस तरह से अपनी एक दुनिया स्थापित की थी जिसे हमने देखा और महसूस किया। सिर्फ़ एक स्पेसक्राफ्ट में एलियन अटैक दिखाना, इसे हमें सच्चाई के साथ दिखाया गया। फिर इसे बदलकर एक नई जगह को स्थापित करना कैसे है, ये दिखाने वाली फ़िल्में थीं। और फिर वही कहानी वापस आकर हमें हमारे सच्चे रूप में एक स्पेसक्राफ्ट में एलियन को ट्रैक करना दिखाया गया। इसके लिए एक बार फिर से उसे रिडिफाइन करके, उसी जॉनर को फिर से झाड़-पोंछ कर हमने जो देखा था, उसे एक बार फिर से नए अंदाज़ में, ज़बरदस्त तरीके से पेश किया गया। जैसा कि एलियन ने कहा था, एडवेंट नाम की एक कैटेगरी है। अब हम जो ये फर्स्ट ऑन ऑर्डर फ़िल्म की बात कर रहे हैं, पहली 2 फ़िल्मों के लिए भी फिर से दूसरी और सब कुछ पहली बार जैसा ही कितनी बार हमने इसे रिपीट किया है। नहीं होगा, 980s किड्स के लिए ये सब सबसे फ़ेवरेट होगा। पहले सन टीवी पर जब कोई डी फ़िल्म आती थी, फिर कलामाई कालम में 11 से 30 तक कहते थे और जब किसी प्रोड्यूसर का ऐड आता था, तभी एक रोमांच होता था। देखा नहीं, ये एक सुकून है, चाहे कितनी भी बार देखो। फिर विलेन को देखने का मन करेगा। इसमें एक-एक फ़िल्म सब लेवल की चीज़ें होती रहती हैं। उसी तरह ये हमें उस एक कैरेक्टर से जो अटैचमेंट होता है, वैसे बहुत सारी मास अपील वाली चीज़ें इसमें हैं। इसमें एक्शन सीन भी क्लास तरीके से किए गए हैं। फ़िल्म की शुरुआत में ही एक एक्शन ब्लॉक है, जो बहुत डार्क था। मैंने इसे 3D में देखा, 3D का बड़ा फ़ायदा भी था। वो सीक्वेंस और सब कुछ बहुत डार्क था, लेकिन बाद में जो एक्शन सीक्वेंस आए, वे सब ऐसे ही थे। इस फ्रैंचाइज़ी में जो भी चीज़ें जानी जाती हैं या फिर इन्हें प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो करना, इनका जो मैकेनिज़्म है या फिर इन 11 प्रोडक्ट्स के उनके इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, वो सब प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, ये सब हमें पता है। कई शानदार और क्रिएटिव चीज़ें करके खास ध्यान आकर्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ एक लेज़र डिवाइस रखना, एक लेज़र हम पहले ही बता चुके हैं। वह डिवाइस अगर एक कैरेक्टर खो देता है तो उसके पास कोई वेपन नहीं रहेगा। यानी एक टर्न के बाद चाहिए कि वह कैरेक्टर पूरी तरह से जब भी वे लोग लैंड करते हैं, उसी समय उस कैरेक्टर के सारे वेपन्स गायब हो जाएँ। अगर उसे स्टाइलिश तरीके से किया जाए, तो एक कैरेक्टर पूरी तरह से एक्शन ब्लॉक पूरा कर सकता है। इस दौरान, जैसा मैंने पहले कहा, ये लेज़र बीम एक कैरेक्टर को खो देता है। फिर वहाँ एक क्रीचर है, जैसे ये सांप की तरह घूमता है और इस क्रीचर की एक खासियत है। इसमें टीम वर्क करने की एक क्षमता है। उसमें से 11 पॉइंट्स की तरह एक डार्ट जैसा सामान छोड़ेगा, तो उसे इस्तेमाल करके समझे, वह डार्ट दीवारों पर उस सामान को रखकर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कई मिनी टूल्स होते हैं। अब आमतौर पर जो डायरेक्टर हम देखते हैं, उसके पास ये 11 शील्ड्स होंगे या फिर जो वेपन इस्तेमाल करते हैं, वैसे फ्रेंचाइज़ी को फ़ॉलो करने वालों के पास भी ऐसे हथियार होते हैं। इसे पार करते हुए हमें जो हमेशा एक जैसे पैटर्न वाले सामान देखने को मिलते थे, उन्हें बदलकर थोड़ा-थोड़ा ट्वीक किया गया है या फिर छोटे-छोटे कुछ बदलाव लाकर बहुत ही क्रिएटिव इनपुट्स दिए गए हैं, जिससे एक शानदार पिक्चर तैयार की गई है।
मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। तो ये मूवी बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही डैम क्रिएटिव, एडवेंचरस और मज़ेदार फ़ील्ड है। शुरुआत से लेकर अंत तक फुल एक्शन से भरी हुई। शानदार एडवेंचर। इसलिए नाइट सिर्फ़ एक साधारण फ़िल्म नहीं है, मेरे लिए ये फ़िल्म कुछ ख़ास है। कहानी कैसी है? क्या इसे ऑस्कर मिलेगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ़ एंटरटेनमेंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। जैसे कि एक शो होता है, मतलब जब हम थिएटर में जाकर टिकट के पैसे देते हैं, तो हमें उसका पूरा मज़ा मिलना चाहिए। अगर शो 2 घंटे का है, तो उन 2 घंटों में हमें पूरा मनोरंजन मिलना चाहिए। फ़िल्म में एक भी फ़ालतू सीन नहीं है, जो भी फ़िल्म की आत्मा है, उससे पूरी तरह चिपके रहते हैं और उसे 100% न्याय देते हैं। इस तरह की एडवेंचर फ़िल्में जो सही मायनों में बनी हैं, अगर आपको पसंद हैं या अगर आप ऐसी चीज़ों की तलाश में हैं, जो आपको अब तक नहीं मिली, तो ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए। निश्चित रूप से थिएटर में ही जाकर, एक अच्छे थिएटर में जाकर ये फ़िल्म देखनी चाहिए। इससे आपको एक बेहतरीन अनुभव मिलेगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये फ़िल्म बहुत पसंद आई और इस साल देखी गई फ़िल्मों में से मुझे इससे सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिली, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि जीनर में इतनी बेहतरीन फ़िल्म मिलेगी। सच कहूँ तो हम खुद ही उस जीनर को भूल गए थे। अब हाल ही में जब कोई फ़िल्म आती है तो लोग कहते हैं कि ये स्टडवेंचर की बेस्ट फ़िल्म है, ये फ़िल्म सबसे अच्छी है वगैरह-वगैरह। पहले भी कई फ़िल्में इसी तरह बनाई गई थीं। फिर अगर आप पूछें कि असल में मामला क्या है, तो अच्छी फ़िल्में भी हैं और भी कई फ़िल्में हैं जिन्हें अगर चाहें तो गिनाया जा सकता है। लेकिन जिस जॉनर की बात हो रही है, उसमें सच में तुमने नहीं देखी जैसी कोई बड़ी शानदार एडवेंचर बोर्ड फ़िल्म है बैडलैंड्स। इसके फ़ॉलो-अप के तौर पर भी और फ़िल्में आ सकती हैं, लेकिन इसे रोकने वाली यही है। अब भी कुछ चीज़ें हाथ में बाकी हैं, जैसे पेंटिंग वगैरह। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर किलर ऑफ किलर भी देखना चाहिए। इससे भी आगे की एक्शन सीक्वेंस वाली ज़बरदस्त लाइटिंग है, लेकिन वह इसी फ्रैंचाइज़ के डायरेक्टर के टाई अप के कारण है। क्योंकि जैसा कि थोड़ी देर पहले प्रेम नाम की फ़िल्म के बारे में बताया गया था, उसमें एक कनेक्शन आता है। ऐसी कई बातें उस फ़िल्म में हैं, तो इसे ज़रूर देखिए। एडवेंचर कैटेगरी में ये एक ऐसा आइटम है जिसे ज़रूर आज़माना चाहिए, एक मस्ट ट्राई है। अगर आपने फ़िल्म देखी है तो अपनी राय नीचे बताएँ, ठीक है? तो दोस्तों फिर मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल।